हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया, उसकी थ्योरी को पढ़ा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होने वाला है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो अभी तक आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जरूर उसको फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपका पूरा बेसिक कवर हो सके। और उसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टिकल फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी। वो भी हमने शुरू कर रखी थी, उसको भी हमने कंप्लीट कर रखा है, तो आप जरूर उसको जरूर देखिए। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का हमने हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजे भी कवर अप कर रखा है, तो वो सारी वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसे भी जरूर देखिएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट लेंथ के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, कहीं पे स्किप मत करेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि टॉपिक आप देख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले हम फाइनाइट चार्जेस की बात करते थे कि कोई भी एक चार्ज है, किसी भी एक पॉइंट पे है, एक स्टैटिक चार्ज है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक कैलकुलेट की हमने। पर अब जब मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मान लेते बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस है हमारे पास, और उस चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट मान लेते हैं P है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अगर हमें वो कैलकुलेट करना होगा तो उस केस में दोस्तों पिछला वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं दोस्तों, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैं ऑर्बिटरी ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं। ठीक है, ऑर्बिटरी मतलब जिसका कोई भी फाइनाइट शेप नहीं है। ठीक है, कोई भी ओब्लिक शेप है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कोई ओब्लिक शेप है मेरे पास, और अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करता हूं तो मेरे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर थोड़े ज्यादा है, यहां पर किसी तरीके की अरेंजमेंट है, यहां पर अलग तरह की अरेंजमेंट है, यहां पर सिंगल चार्जेस है, तो सो ऑन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज किया और उन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम उस ऑब्जेक्ट को कि वो उसमें जो चार्जेस है वो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें हमारे चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मींस कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो कंटिन्यूअसली मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो उस केस में दोस्तों हम उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम दोस्तों मेनली तीन टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन सभी टाइप्स में जो आज के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट कवर करेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है हर किसी के लिए क्या है वो हम देखेंगे, इसकी यूनिट्स क्या है, और उसके बाद हम अपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैरी करेंगे। तो जैसे कि हमने ये देख लिया कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मेजर यूनिट क्या होती है, और इसको किस फॉर्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कि हम किसी भी बॉडी को मान लेते हैं कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो अगर हमारे जो चार्जेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं ओवर द लेंथ, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं किसी भी लेंथ पे, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मेटालिक वायर हो या कोई मेटालिक रिंग हो जिसमें जो हमारे चार्जेस हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेटालिक वायर, इसमें हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई भी हमारे पास रिंग और मेटालिक रिंग, अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो हमारे जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमने लीनियर चार्ज, तो इसको मेजर करने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिपॉजिटेड हैं, ठीक है ना, उनकी डेंसिटी क्या है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो लैम्डा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की एब्रिविएशन है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट लेंथ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी लीनियर है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज हमारे उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी, अब इस केस में अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो, और उसके बेसिस पे अगर हमने पता करना है कि किसी पॉइंट चार्ज पे उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके बेसिस पे पता करते हैं कि कितना चार्ज उसके ऊपर मतलब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये वायर है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट P है, तो इस वायर के कारण इस पे कितना चार्ज मतलब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा एलिमेंट काट लूंगा दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पूरे वायर की लेंथ है L, तो अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट काटूंगा दोस्तों, तो इस वायर की लेंथ जो स्मॉल वाली होगी उसका क्या होगा, dl होगा, और उसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा दोस्तों कितना होगा, स्मॉल ही होगा, तो dq ले लेता हूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर dq by dl ले लिया। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बता दूं ताकि जब मैं फॉर्मूला, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं तब आपको कोई दिक्कत ना हो। तो dq by dl ले लिया दोस्तों। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ इसकी हेल्प से इसको देखूं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। तो स्मॉल एलिमेंट को कट करने पर कितना चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिटेड होगा, तो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर आप इसकी यूनिट में देखें तो अगर आपको फॉर्मूला पता तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है ना, क्यू का चार्ज क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होगी। तो यूनिट भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी हमारे पास सरफेस है, मान लो उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो अगर हमारा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हमने कैलकुलेट करना है उसको एब्रिविएट करते हैं दोस्तों सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिपॉजिटेड है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई भी मेटालिक स्फीयर है या कोई भी मेटालिक शीट है, तो अगर उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द होल सरफेस, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये दो केसेस हम बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे, मेन फोकस आज हमारा इन दोनों पे रहेगा। ठीक है, वैसे सब बता रहा हूं यहाँ पर आगे जाके इन सभी से कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगेन मैंने कहा कि यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट भी ले लेंगे तो उसके ऊपर स्मॉल एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिटेड होगा, dq, और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे इन द बेसिस ऑफ दैट, तो हमारे पास dq इज इक्वल टू सिग्मा ds आ जाएगा। सिग्मा हमारे पास क्या है दोस्तों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट और dq इज द स्मॉल चार्ज व्हिच इज डिपॉजिटेड ऑन दैट सरफेस। ठीक है ना, तो dq से हम निकाल सकते हैं सब कुछ अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगा तो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, अगेन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस, वहां पर क्यू बाय एल था क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे थे, लेंथ की बात कर रहे थे, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यू बाय एस, और एरिया क्या होता है दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम एरिया निकालना चाहें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट यहां से निकल गई। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं और चार्जेस हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द एंटायर वॉल्यूम, तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे दोस्तों, उस प्रोसेस को क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है ना, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां पर आप अगेन देख सकते हैं, अगर मैं कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं या कोई प्लास्टिक स्फीयर की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसको चार्ज करेंगे तो यूनिफॉर्मली एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे उसके चार्जेस, है ना, तो उस प्रोसेस को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर स्मॉल चार्जेस भी डिपॉजिटेड होंगे, तो अगर उसका हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो कुछ इस तरीके से, इस फॉर्मूले से dq इज इक्वल टू रो dv, अगर मैं रीअरेंज करूं तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं कितना चार्ज डिपॉजिटेड होगा उसके सरफेस पे, उसके बेसिस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, तो सब कनेक्टेड है दोस्तों, जस्ट हमें तोड़ना है चीजों को, है ना, पहले डिस्क्रीट फॉर्म में, अब कंटीन्यूअस फॉर्म में। ओके, तो अगर इसकी यूनिट को देखोगे दोस्तों क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, है ना, वहां पर क्यू बाय एल था लीनियर में, सरफेस में क्यू बाय ए था
तो यहाँ पर Q बाई V है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। तो वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये थे हमारे टाइप्स दोस्तों, जिसको हमने डिटेल में थोड़ा डिस्कशन किया, इसकी यूनिट्स को देख लिया, इसका फॉर्मूला देख लिया, जो कि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो सबसे पहले एक देख लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रोड है, कोई मेटालिक रोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है P, ठीक है, और इसके जो स्टार्टिंग एंड है दोस्तों, उससे जो उसका डिस्टेंस है वो है A, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो A है, और टोटल लेंथ जो हमारी है रोड की वो L है। तो जो एंड वाला पॉइंट होगा उससे उसका डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, इस पॉइंट चार्ज से A प्लस A L होगा, ठीक है ना। A क्यों, A प्लस टोटल लेंथ जो रोड की है उसको मिला के जो एंड वाला पॉइंट होगा उससे इतनी दूरी कितनी होगी, A प्लस L होगी, ठीक है। अब हमें देखना है दोस्तों कि इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फाइनाइट स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ले लेना आपने, ठीक है। तो उसको मैंने ले लिया नाम दोस्तों dx ले लिया, कि dx जो हमारी लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, उसको हमने dx ले लिया, और उसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिटेड था, dq था, ठीक है। तो आपको पता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दोस्तों क्या लिखते हैं आप, dq अपॉन dx लिखते हैं, है ना। टोटल वैसे क्या होता है, ये होता है ना, ये तो आपने पढ़ रखा, जो अभी आपको मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। आपको पता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज पे अगर आपने निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट भी स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी, और उसके ऊपर चार्ज भी डिपॉजिटेड होगा, वो भी स्मॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो D इज इक्वल टू K को हमें, जो कि आपको पता है दोस्तों क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है, अगर फ्री स्पेस की बात करें तब, ठीक है। तो 1/4πε0, तो dq क्योंकि स्मॉल चार्ज है, अपॉन क्योंकि x है दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर ले लिया, ओके। अब हमने E नेट निकालना है दोस्तों। E नेट कैसे निकलेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं ओवरऑल इंटीग्रेशन कर दूं टू द होल लेंथ, तो मैं निकाल सकता हूं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपको पता है इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है ना, तो d की जो वैल्यू आपको पता है क्या है, k dq अपॉन x स्क्वायर, और आपने जो इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे दोस्तों, लोअर लिमिट टू द हायर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है दोस्तों आपकी, x इज इक्वल टू a, जो कि जो राइट हैंड साइड में जो एंड है, और जो लास्ट एंड है दोस्तों a प्लस l, तो ये आपकी हायर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस की लिमिट्स आपने कंपेयर कर ली, अब आपने d की वैल्यू भी लिख ली, तो k dq अपॉन x स्क्वायर आ गया, ओके। अब आपको पता है दोस्तों, आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और आपके पास यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l है दोस्तों, जिसको आपने क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर देखें ओवरऑल तो यहाँ पर x लिख सकते हो, ठीक है। अगर स्मॉल चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, तो dq अपॉन dx हो जाएगा। अगर इसको रीअरेंज करेंगे दोस्तों तो क्या देगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, है ना। अब डिस्टेंस के फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आप देखोगे लैम्डा क्या है दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये तो आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट ही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, ठीक है, हर जगह इक्वली स्पेस्ड है, कंजर्व्ड है, तो इसलिए ये सारे चार्ज, ये जो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन लिमिट a से a प्लस l dx अपॉन x स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों x स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन x ही आएगा, है ना। जिनको पता नहीं है दोस्तों, अगर आप देखोगे 1 अपॉन x स्क्वायर का करोगे, तो अगर करोगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x ही आ जाएगा अगर सोल्व करोगे तो। इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, पता होना आपको। अगर आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, आपके पास क्या आ जाएगा, k लैम्डा -1 अपॉन a प्लस l -1 अपॉन a। तो इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपको E नेट निकल जाएगा, जो आपको पता लग जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है इस मेटालिक रोड के कारण एट पॉइंट P, ठीक है। कोई भी क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है, उसके कारण कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर देना और आंसर निकल जाएगा आपका, सिंपल। चलिए एक और लेते हैं, थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला, ठीक है। आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसके सर्कमफ्रेंस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट O पे कितना चार्ज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इस पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा इन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी सर्कल के कारण, ठीक है ना। अब देखोगे दोस्तों, इसमें एंगल का केस आ जाएगा, ठीक है।
अब ये तो नहीं है कि आप कोई भी कहीं से भी कोई एलिमेंट उतार लो और विदाउट टेकिंग एनी एंगल एलिमेंट आप सीधा कंपेयर कर सको, ठीक है। यहाँ से लोगे तो इसका एंगल कुछ अलग होगा, यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 75 होगा, यहाँ पर 180 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंगल तो इंक्लूड करना होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि है डीएल है, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो कि उसको डीएल से डिनोट कर दिया, और स्मॉल एंगल, अगर मान लो ये एंगल थीटा है यहाँ से, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा दोस्तों वो क्या बनेगा, डी थीटा ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से अगर मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूं तो डीएल है, उसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा कितना होगा, डीक्यू होगा। और अगर मान लो कि यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके बीच का एंगल क्या बन रहा होगा दोस्तों, डी थीटा बन रहा होगा, ठीक है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा बन रहा होगा। ओके, अब आपने एंगल्स में रिजॉल्व करना है दोस्तों। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका क्या होगा, बी cos थीटा वाला होगा, तो ये डी cos थीटा, और वर्टिकली क्या होगा दोस्तों, डी sin थीटा होगा। ये तो आपको पता है कि एंगल में किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो सुपरपोजिशन फॉर्मूला में मैंने ये सारी चीजें करा रखी है कि ई नेट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करना वगैरह सब कुछ, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है। तो आप हमारी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर आउट हो सके, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों कहीं से भी लोगे, मान लो कि मैं यहाँ से एक लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ और यहाँ से भी एंगल बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से डी cos थीटा एलिमेंट यहाँ से कट जाएगा एंड सो ऑन। कहीं से भी लोगे तो इक्वली एंड ऑपोजिट हर डायरेक्शन से वो कट जाएगा। तो इसलिए इस केस में हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग पार्ट होगा हर केस में वो डी sin थीटा होगा। अगर मैं टोटल डी sin थीटा कैलकुलेट कर लूं ओवर द ऑल पार्ट्स ऑफ द एरिया एलिमेंट्स, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि एट पॉइंट ओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है इस पॉइंट में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ई नेट देख सकते हो, मैं खाली डी sin थीटा का ही निकाल रहा हूं, डी cos थीटा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हर एंगल से अगर आप एरिया एलिमेंट मतलब स्मॉल एलिमेंट लोगे वो कैंसिल आउट होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से मैंने लिया, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ से लेता, मान लो मैं यहाँ से लेता, ठीक है, तो इस एरिया में डी cos थीटा आता है, ये इक्वल ऑपोजिट है तो कट जाता, इसलिए मैं डी sin थीटा ले रहा हूं क्योंकि वो हर जगह वर्टिकली एड अप ही होता जाता, ठीक है। तो आप देखोगे अब मुझे डी निकालना है दोस्तों। अगेन डी का फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस मान लो दोस्तों आर है तो x की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर होता है तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो dq है जिसके ऊपर स्मॉल चार्जेस डिपॉजिटेड है। अब dq इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लैम्डा dl है ना। ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम निकालते हैं dq इज इक्वल टू, अगर पिछले केस में लैम्डा dx था, क्योंकि अगर इसका लेंथ अगर l है तो स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे तो ये dl आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको मैथमेटिकली आपको याद होगा दोस्तों, अगर क्योंकि ये कोण कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, कोण कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर आपका एंगल थीटा है, अगर ये लेंथ l है और ये रेडियस r है, तो आपका ये दोस्तों क्या बन जाएगा फॉर्मूला, dl इज इक्वल टू r d थीटा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका sin थीटा यहाँ पर आपको एंगल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। dl इज इक्वल टू r d थीटा, आपका फाइनली चार्ज क्या बन जाएगा दोस्तों, dq इज इक्वल टू लैम्डा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जब एंगल में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, जो भी आया हमारा dl इज इक्वल टू r d थीटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, बेसिकली इंटीग्रेशन में वही वैल्यू हमने पुट कर देनी है जो यहाँ से निकाली थी, ठीक है ना। आप देखोगे d की वैल्यू हम पूरा निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगे k अपॉन r स्क्वायर 0 टू पाई, क्योंकि ये सेमी सर्कल है दोस्तों तो 0 टू पाई आपको पता है एंगल है इसका, लैम्डा r d थीटा sin थीटा, ठीक है। आपको पता है दोस्तों r से r कट जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, k लैम्डा अपॉन r 0 टू पाई sin थीटा d थीटा, ठीक है। sin थीटा की इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, माइनस cos थीटा, ठीक है। और 0 टू पाई आप इसको लिमिट्स पुट करोगे तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, e नेट इज इक्वल टू k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों कि हमने पहले सेमी स्फीयर देखा था जिसमें हमने उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखा कि पॉइंट O पे कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। अब हम देखेंगे एक स्पेशल केस जिसपे हमारे पास एक क्वार्टरली हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने देखना कि पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपोज कर लेते हैं अगेन कि हमने एक और एलिमेंट ले लिया L, स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट था DQ, ठीक है। इसका रेडियस है R और ये जो एंगल बना रहा है दोस्तों थीटा है, अगर वो x एक्सिस के बेसिस पे, तो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा उसका एंगल क्या होगा दोस्तों, d थीटा होगा, है ना। तो क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोस्तों तो थीटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है तो आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन बिटवीन इन x और y के एक्सिस के बीच में होगा, है ना। तो DE जो हमारा है यहाँ पर होगा इन बिटवीन। तो
तो आपको पता है इसको एंगल में रिजोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी कोस थीटा। अगर वाई एक्सिस में अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, डी साइन थीटा आएगा। अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो हमारा ये वाला केस है, पहले जब हमारा टोटल था, हमारे पास टोटल सेमी सर्कल था हमारे पास, तो उस केस में क्या था कि कहीं से भी अगर हम ले ले पार्ट, एक स्मॉल इंटीग्रल पार्ट ले लें, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, डी कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाता था, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो हमारे एंगल रिजोल्व होते थे, डी कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाता था और डी साइन थीटा ही हमारा टोटल नेट कंट्रीब्यूशन होता था। पर इस केस में क्या हमारे पास क्वार्टरली है, इस केस में हमारे पास ऑपोजिट साइड में तो है ही नहीं जो हमारे उस डी कोस थीटा को कैंसिल आउट कर सके, तो इसलिए इस केस में हमें डी कोस थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी साइन थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एक्स का कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई का भी कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा नेट होगा दोस्तों, है ना। तो डीई तो आप निकाल ही लोगे, आपको पता ही है कैसे निकालना, सबसे पहले डीई निकालना होता है, तो आपको पता है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमारा जो डिस्टेंस है दोस्तों एक्स की जगह वो आर आ गया। आपको पता है डी क्यू इसके बराबर होता है लैम्डा डी एल, सब सेम ही है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं है। डी एल को अगेन चेंज किया हमने आर डी थीटा, है ना। आपको पता है कि अगर वो जो सॉलिड एंगल ये जो बन रहा है हमारा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये डी एल है, तो इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी, आप देख सकते हैं, है ना। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास डी फाइनली क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ओके, तो अब डी पता लग गया दोस्तों, ई एक्स का कंपोनेंट निकालेंगे, पहले इंटीग्रेशन करेंगे डी ई कोस थीटा, डी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर आ गया, है ना। अब आप देखोगे दोस्तों के लैम्डा और आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है टोटल वो क्या बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री तो बन रहा है ना। ये आप देखोगे तो टोटल क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ से 0 से 90 आप पुट कर दोगे। कोस थीटा की इंटीग्रेशन पता आपको दोस्तों, ठीक है, sin थीटा होती है, और 0 to 90 अगर आप इसको लिमिट पुट करोगे sin 91, ठीक है ना, sin 90 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो 1 आ गया, मतलब k लैम्डा अपॉन r आ गया आपका ex का कंपोनेंट। अगर आप ay के लिए सोल्व करोगे दोस्तों, डी sin थीटा है हमारे पास, ठीक है ना। अगेन आप इसको सोल्व करोगे, k लैम्डा, अगर d की वैल्यू पुट करोगे, k लैम्डा d थीटा अपॉन r आ गया, इसको बाहर निकाल दो। sin थीटा का इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों, माइनस कोस थीटा होता है, 0 to 90 के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो k लैम्डा अपॉन r ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ex और ey की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, सेम आ गई। तो मैं कोई e बराबर ले लेता हूं, कोई भी नंबर है उसके बराबर मैं e के बराबर ले लेता हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो सके। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं दोस्तों, e नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर मैग्नीट्यूड लूं, मोड ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू e है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, e√2 आ जाएगा, है ना। e की वैल्यू दोस्तों मैं निकाल चुका हूं, क्या है, k लैम्डा अपॉन r, सिंपली वैल्यू पुट की, मेरा आंसर आ गया। अगर लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप निकाल सकते हो उसके बेसिस पे। लैम्डा क्या होता है दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन, अगर l है लिख दिया, ठीक है, q अपॉन, अगर ये है पाई r अपॉन 2 होता है, तो 2 यहाँ पर ये क्वार्टर लिख के लेके आ जाएगा, 2q अपॉन पाई आर आ जाएगा। तो आप ये भी पुट करके निकाल सकते हो, बस आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो अब ये दोस्तों सबसे लास्ट केस है, जनरल केस है, जिससे एक ट्रिक निकलेगी, जिससे जितने भी अभी हमने केसेस किए वो सभी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे समझाने से पहले हम एक केस लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस टाइप का शेप है, जिसमें हमारा कोन टाइप का है, ठीक है ना, जिसमें हमने थोड़ा सा बेंड कर रखा है अपने जो लीनियर चार्ज है हमारे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस कोन शेप में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट O है, ठीक है ना, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया कोन शेप में हमारा, ठीक है। हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है, इसको इस तरीके से सेपरेट किया बीच में। ओके, अगेन हम कोई एक लेंथ एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर मान लो कि हमने हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है वो dl है, उसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिटेड है वो dq है, ठीक है ना। और जो ये एंगल बना रहा है दोस्तों एट पॉइंट O, वो d थीटा है, ठीक है। और ओवरऑल तो वैसे थीटा है, पर ये जो स्मॉल एंगल बना रहा है वो d थीटा है, और ओवरऑल इस कोन का जो एंगल है दोस्तों वो अल्फा है। ये तीन चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। एंगल जो बना रहा है वो d थीटा है, मतलब वो स्मॉल एलिमेंट O पॉइंट से, वैसे एंगल थीटा है अगर हम देखें एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके, और टोटल अगर एंगल देखें वो अल्फा हमने कंसीडर किया है। ओके, तो अब अगर आप इस चीज में इसको एंगल में रिजोल्व करोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगेगी पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्टली आउटवर्ड लगेगा, डी है। अगेन एंगल में रिजोल्व करोगे दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस केस में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Ex है वो ये है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। पहले क्या होता Ey था, यहाँ पर आ रहा, क्योंकि वो शेप ही कुछ कभी ऐसे होती थी शेप, ठीक है, कभी ऐसे होती थी शेप, तो एंगल्स भी Ex उसके बेसिस पे वैरी करता था।
पर इस केस में हमारा जो EX है दोस्तों वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रट्टा नहीं मारना है, आपने देखना है कि कहां एंगल बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने डिनोट करना है। तो आपका वर्टिकली जो बन रहा है वो DE cos थीटा है दोस्तों, और जो हॉरिजॉन्टली बन रहा है, ठीक है, वो आपका बन रहा है DE sin थीटा, ठीक है ना। तो DE sin थीटा दोस्तों इस केस में हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहां से भी लोगे ये कंपोनेंट को, ये भी DE sin थीटा बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगर बीच में से लोगे तब भी यहां पर बनेगा, अगर यहां से लोगे कोई तो यहां पर भी DE sin थीटा बनेगा। तो DE sin थीटा ओवरऑल कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। तो आप इस चीज को एलिमिनेट करके टोटल आपको जो फाइंड आउट करना है दोस्तों, वो क्या करना है, DE cos थीटा फाइंड आउट करना है। अगेन सब कुछ सेम है दोस्तों, DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन k लैम्डा k dq अपॉन r स्क्वायर है ना, ठीक है। और dq की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा dl, ठीक है। इतने केसेस कर चुके हैं, अब तो रट जाना चाहिए। dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, और dl की वैल्यू क्या आ जाएगा, r d थीटा, है ना। अगेन कौन बनाओगे, ये r है, ये dl है, ये थीटा है, तो क्या बन जाएगा, dl इज इक्वल टू r d थीटा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, de इज इक्वल टू k लैम्डा d थीटा अपॉन r। ये तो सेम ही रहेगा दोस्तों, रट ही लो इसको, तो मतलब रटना क्या आप कर करके तो हो ही गया इसको, ठीक है। अब आपने E नेट निकालना है दोस्तों, E नेट किसके बराबर है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है DE cos थीटा, क्योंकि हमारा x जो कंपोनेंट है नीचे की डायरेक्शन में जो बन रहा है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो लिमिट्स क्या लोगे, माइनस अल्फा बाय 2 टू अल्फा बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि टोटल क्या लिया था हमने, अल्फा लिया था। अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं दोस्तों, अगर मैं पॉजिटिव x एक्सिस की बात करूं तो अल्फा बाय 2 आएगा, अगर मैं नेगेटिव x एक्सिस की बात करूं तो माइनस अल्फा बाय 2 आएगा, है ना। तो मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट इस तरीके से ले ली। आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा, sin थीटा आएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, ओके। अब अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 यहां पर पुट करोगे दोस्तों, तो आपके पास अगर आप सोल्व करोगे इसको, माइनस माइनस प्लस होगा, sin माइनस x इसको किसके बराबर होता है, माइनस sin x के बराबर होता है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। अब ये हमारे पास जनरल केस आ गया दोस्तों, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप रट लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, ट्रिक लगाने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो सेमी सर्कल अभी जो हमने केस पढ़ा था दोस्तों, जो हमारा ये वाला केस था, सेमी सर्कल वाला केस था, उसमें हमारी ई की वैल्यू क्या आई थी, हमारा चलो अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर अल्फा पुट करेंगे दोस्तों 180 बाय 2 90, और sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो 2k लैम्डा बाय r, वही तो फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों जो हमने सेमी सर्कल के लिए निकाला था। चलिए अब क्वाड वाले जो हमारा ऐसा हमने लिया था एक लेंथ, उसमें हमारे पास क्या आया था उसको देख लेते हैं। उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 90 डिग्री थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर sin 90 पुट करेंगे दोस्तों, 90 बाय 2 तो मतलब sin 45, और sin 45 कितना होता है दोस्तों, √2, है ना, सॉरी 1/2, ठीक है ना। तो अगर वहां पर हम पुट करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, और नीचे √2 है, तो √2 into √2 करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ऊपर √2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो E नेट इज इक्वल टू √2k लैम्डा बाय r आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला पता है 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2, तो आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो केसेस होते हैं उसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, जो एंगल बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था दोस्तों कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अभी और भी न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक ही वीडियो में कवर अप करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजों को पढ़ेंगे और ऐसे ही सभी चीजों को समझेंगे, ताकि आप सभी टाइप के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी एडवांटेज उठा सके। तो मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।